Hello dear student, welcome to this video. In this video I will teach you डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ओके, सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है. इन्फ्लेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि सस्टेन एंड क्रोनिक राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज़ नोन एज द इन्फ्लेशन. And inflation doesn't mean that the prices of all commodities are rising. Okay, there might be a condition where some of prices of commodity are rising and prices of some of commodities are declining. Okay, so the inflation is a rise in average price level. अब मैं डिस्कस करूँगा कि इन्फ्लेशन, डिमांड फुल इन्फ्लेशन क्या होती है. तो कई बार क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज़ होने के कारण जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है या प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो पाता है. तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. ओके, तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि हमारा सप्लाई फिक्स है. ओके, मैं इसको लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कह रहा हूँ और मैं एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ. ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है. मैं इसको AD1 कर लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि AD1 हो गया. तो इनिशियली क्या है हमारा यहाँ पे प्राइस, मैं इसको P कह रहा हूँ, ये Y हमारा आउटपुट है. जब ऊपर की तरफ हमारा शिफ्ट किया एग्रीगेट डिमांड तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा प्राइस P1 हो गया. ओके, तो प्राइस P1 हो गया. तो यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज के कारण हमारा प्राइस ही इंक्रीज हो रहा है. तो इसको क्या कह रहे हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाता है और दैट इज राइज इन एग्रीगेट डिमांड इज रिफ्लेक्टेड इन राइज इन जनरल प्राइस लेवल. तो यहाँ पे देखिए काउजेज क्या है कि हमारा जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला जो हमारे पास जो कारण आता है इसका वो है राइज इन rise in the गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ओके, देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, फंड आएगा. तो फंड आएगा तो ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा तो हमारे क्या होंगे, हमारे प्राइस ही बढ़ेंगे. ओके, तो ये पहला कारण था. देन हमारा सेकंड रीज़न है हमारा इसमें रिडक्शन इन टैक्सेस. देखिए टैक्सेस क्या है, टैक्सेस इंक्रीज होने से क्या होता है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है. डिस्पोजेबल इनकम क्या है आपका, आप पर्सनल टैक्सेस पे करने के बाद जो लेफ़्ट ओवर इनकम है आपके पास, इनकम रह जाती है, दैट इज़ नोन एज द डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो आपका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी. अगर टैक्सेस कम हो जाते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है. ओके, एंड थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट रीज़न है इसके लिए, थर्ड रीज़न है हमारा लो सेविंग. आपका सेविंग रेट अब कम हो जाता है, आपकी सेविंग लो सेविंग आ जाता है. तो आपको पता है कि आपका इनकम इज़ इक्वल टू C+S. अगर सेविंग कम हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगा. कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगा. तो उससे क्या होगा, पूरी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा तो प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे. ओके, एंड फर्दर जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे, जो मैं इसको 4 पॉइंट कह रहा हूँ, राइज इन मनी सप्लाई. ठीक है, तो मनी सप्लाई जो है हमारा कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है. अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या हो जाएगा, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे तो मार्केट से फ़ंड बोरो करना आपके लिए रिलेटिवली चीपर हो जाएगा. तो इससे क्या हो गया, आपका कंजम्पशन स्पेंडिंग भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ेगा. ठीक है, तो दोनों इंक्रीज़ होंगे. तो दोनों इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड पूरी इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाएगी. डिमांड इंक्रीज़ होगी तो वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, तो यहाँ तक हो गया. तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें देखना है कि सप्लाई यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, सप्लाई उतनी है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो प्राइस इंक्रीज़ होगा. अब देखिए इससे कैसे डील करना है आपको, इसके रिमेडीज़ क्या होते हैं, हल्के से मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. तो यहाँ पे देखिए आपको यही है, आपको स्पेंडिंग रिडक्शन करना है. किसका, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसको कम करना है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा. सेकंड, आपको टैक्सेस इंक्रीज़ करने हैं. टैक्सेस इंक्रीज़ करेंगे तो आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा,
जो डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज़ होगा तो आपका कंजम्पशन डिक्रीज़ होगा, तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज़ होगा। तो इसके कारण क्या होगा, फिर आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, किसमें, आपकी इन्फ्लेशन में भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। एंड अब आपका अगला पॉइंट है रिडक्शन इन द मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई में रिडक्शन होगा तो इसके कारण क्या होगा, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन स्पेंडिंग डिक्रीज़ हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज़ होगी। तो ये तो देख लिया मैंने डिमांड साइड जो फैक्टर है वो किस तरह से काम करेंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। दूसरा है कि अगर आपको डिमांड साइड को डील नहीं करना है तो आप सप्लाई साइड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, सप्लाई इंक्रीज़। ओके, सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये तो अभी हमारा एग्रीगेट डिमांड इसलिए प्राइस में कन्वर्ट हो रहा था क्योंकि हमारा सप्लाई नहीं इंक्रीज़ हो रहा था। अगर डिमांड इंक्रीज़ होता है और सप्लाई भी इंक्रीज़ होता है तो इस केस में क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बहुत मार्जिनली बढ़ेगा। तो हमें ये भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट थ्रू इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव दे के या कोई दूसरी फैसिलिटीज़ दे के गवर्नमेंट जो है सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकती है। सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।